हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एमपी सेट के कम्प्लेक्स एनालिसिस, एमपी सेट के प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का कम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस लेक्चर में कम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट सेकेंड का पार्ट है। ठीक है, 2023 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ रिजल्ट है, कुछ थ्योरम्स है ना, उनको पहले डिस्कस करेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को निकालेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, देखो रिजल्ट फर्स्ट है, सेट एक हम लोग करेंगे, एमपी सेट सेट एक का प्रीवियस पेपर करेंगे 2023 का, जो यूनिट सेकेंड का पार्ट है। ठीक है, तो देखो पहला रिजल्ट है कि सपोज अगर आपको दे क्या Z1 और Z2 दो पॉइंट दे दे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे। सच ऐसा कैसा, ऐसा मार्ट Z1 Z माइनस Z1 प्लस मार्ट Z माइनस Z2 बराबर के हो। ठीक है, अगर यह बराबर के है और ये जो के है ना, अगर मार्ट Z1 माइनस Z2 मतलब यह जो पॉइंट है Z1 और ये जो पॉइंट है Z2, अगर Z1 माइनस Z2 के बराबर हो मॉडुलस के, कौन ए इक्वल टू वाला के, देन रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम Z1 टू Z2। तो जो ये है मार्ट Z1 प्लस मार्ट Z मार्ट Z माइनस Z1 प्लस मार्ट Z माइनस Z2 बराबर का के है, और यह के जो है ना अगर बराबर हो किसके, Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के, तो पक्का है कि यह जो एक रिप्रेजेंट करेगा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा यदि के बराबर किसके हो, Z1 माइनस Z2 के बराबर हो उसके मॉडुलस। ठीक है, और यदि यह मार्ट Z माइनस Z1 प्लस मार्ट Z माइनस Z2 बराबर के है, और यदि यह के बड़ा हो किससे, Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से, मार्ट से, तो पक्का है कि यह रिप्रेजेंट करेगा किसको, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों को याद रखना। और तीसरा नंबर है कि सपोज अगर Z माइनस Z1 फिर माइनस Z माइनस Z2 बराबर के है, यहाँ ध्यान देना यहाँ माइनस है, अगर ये माइनस बराबर के है और ये जो के है ना अगर छोटा हो किससे, Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के, तो पक्का है कि यह रिप्रेजेंट करेगा किसको, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरबोला के लिए यहाँ माइनस होता है और जो के होता है वो छोटा होता है Z1 माइनस Z2 से, के मॉडुलस। ठीक है, और यहाँ पे इलिप्स के लिए और लाइन सेगमेंट के लिए दोनों दोनों के लिए यहाँ प्लस होता है, और जो के है लाइन के लिए के बराबर Z1 माइनस Z2 के बराबर होना चाहिए, और जो इलिप्स के लिए के को बड़ा होना पड़ेगा Z1 माइनस Z2 के डिफरेंस से, मॉडुलस से। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट याद रखना। अब इसकी बात करते हैं, एक नोट पॉइंट है कि Z इंटू जेड बार ऑलवेज बराबर होता है मार्ट Z के स्क्वायर से। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, रिजल्ट याद रखेंगे डायरेक्ट, Z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या है, मार्ट Z स्क्वायर है। ठीक है, ये मार्ट Z स्क्वायर हमेशा बराबर होता है, Z इंटू जेड बार बराबर बराबर ऑलवेज मार्ट Z के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखना। नोट सेकेंड है, सपोज आपको कोई पावर सीरीज दे दे इस टाइप का, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an, यहाँ पे सेंटर क्या है, यहाँ पे सेंटर 0 है। ठीक है, ऐसा लिखा है an Z माइनस 0 के पावर n, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर क्या है, 0 है। तो सपोज दिस बी एनी पावर सीरीज, सपोज यह पावर सीरीज है। ठीक है, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक यूज करोगे 1/r बराबर लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी माड an के पावर 1/n, यहाँ सुप्रीमम होता है। ठीक है, सुप्रीमम माड an के पावर 1/n। खैर हम लोग क्वेश्चन निकालने के लिए ये यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी माड an के पावर 1/n, या फिर 1/r इक्वल टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी मॉडुलस an प्लस 1/an। ठीक है, ये फार्मूला तब लगाने के लिए बेनिफिट होता है जब आपको an वाला जो टर्म है ना वो किस में आ जाए, पावर के रूप में आ जाए। ऐसे अगर पावर के रूप में दिया हो ना तो ये फार्मूला लगाने बड़ा इजीली से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल जाता है। ठीक है ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अब कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली जो ये पावर सीरीज दिया गया है ये कन्वर्जेंस होगा एब्सोल्युटली कब, जब मार्ट Z लेस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो। सपोज R इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, तब ये Z की पावर n है, इसको पकड़ लो Z, तो अगर मार्ट Z लेस देन R होगा मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से छोटा। ठीक है, मार्ट Z लेस देन R मतलब सेंटर क्या है, 0 है, सेंटर 0 है। ठीक है, तो रेडियस मान लिया क्या है, R है, रेडियस क्या है, R है। तो कोई अगर ऐसे सर्कल बनाए तो R
आर से छोटा, मतलब इसके अंदर अंदर, ये आर से क्या है, इधर इधर बड़ा है आर से, और इसके अंदर आर से छोटा है, तो इसके अंदर अंदर पावर सीरीज मेरा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यही करा है, मार्क जेड लेस देन आर के अंदर, ठीक है, क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। वो भी कैसा कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। दूसरा है कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली फॉर मार्क जेड लेस देन आर इक्वल टू रो, और रो क्या है, आर से छोटा है और जीरो से बड़ा या बराबर है, मतलब नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस आप रेडियस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, आपको पता ही है। तो ये रो जो है वो पक्का है कि आर से छोटा है, कहने मतलब ये है, इसको मैं अगर हटाऊं, देखो, सपोज रेडियस, सपोज सेंटर क्या है, यहाँ पे सेंटर क्या है, जीरो है, और रेडियस क्या है, आर है। तो अगर इसका आर रेडियस का एक सर्कल बना है, इस सर्कल के अंदर अंदर है ना, क्या है, मेरा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब आर से छोटा कोई रेडियस ले लो, आर से छोटा कोई रेडियस ले लो, है ना, ये पूरा आर है, ये आर से छोटा में रेडियस ले लिया रो, ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या है, रो है। तो ये जो सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल के अंदर अंदर क्या होगा, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, तो वही है, जैसे मार्क जेड लेस देन, जैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, 3 आ गया। सपोज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, 3 है, तो पक्का है कि मार्क जेड लेस देन 3 के अंदर जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और मार्क जेड लेस देन 2 के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, छोटा है 3 से, है ना, इसके अंदर अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। एब्सोल्युटली तो होगा ही होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली भी होगा, यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली फॉर मार्क जेड लेस देन आर इक्वल टू रो, और रो क्या है, आर से छोटा है। ठीक है, और डाइवर्जेंस होगा, आपको बता दूं, सपोज सेंटर क्या है, जीरो है ना, सेंटर जीरो है यहाँ पे, और रेडियस क्या है, आर है। तो एक सर्कल बनाओ, इस सर्कल के अंदर अंदर, है ना, आर से छोटा में पक्का है कि एक कन्वर्जेंट होगा। और अगर मार्क जेड ग्रेटर देन आर, मतलब रेडियस से बड़ा, इधर इधर जो जेड की वैल्यू है, उन पे क्या होगा, ये उन पे क्या होगा, ये डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंट होगा यहाँ, डाइवर्जेंस फॉर जब मार्क जेड ग्रेटर देन आर होगा, तो मार्क जेड जब बड़ा होगा आर से, उन सभी वैल्यू के लिए, जेड की वैल्यू के लिए ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और मार्क जेड लेस देन, तो कभी भी अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जन पता चल जाए तो पक्का है कि मार्क जेड लेस देन आर के अंदर कन्वर्जेंट होगा, और मार्क जेड ग्रेटर देन आर के अंदर डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, इसके अंदर डाइवर्जेंट, इसके अंदर कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और इससे कोई और छोटा ले लोगे, इससे छोटा कोई ले लोगे, तो सपोज रो जो है आर से छोटा है, इसके अंदर अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये तीनों बातें याद रखना। अब एक नोट पॉइंट और है कि कॉसी हेडमर्ड, है ना, हेडमर्ड फार्मूला, ये क्या होता है, ये जो दूसरा ए वाला है ना, इसको, है ना, इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉसी हेडमर्ड फार्मूला बोलते हैं। क्या होता है, 1/रो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मॉड ए एन की पावर 1/n, या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, है ना, इसको लिमिट के ऊपर लगा दो सुप्रीमम। ठीक है, ये सुप्रीमम ऐसे लिख दो, ऊपर अगर ऐसे रो बना दे तो उसका मतलब होता है सुप्रीमम। तो लिमिट सुप्रीमम मॉड ए एन की पावर 1/n, ठीक है, एन टेन टू इन्फिनिटी। तो एक ये याद रखना, इस फार्मूला को याद रखना है, यह किसके लिए होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए होता है, फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। तो इन रिजल्ट को याद रखना, पक्का है कि क्वेश्चन को निकालने के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे, है ना, क्वेश्चन बड़े इजीली से निकल जाएंगे। ठीक है, कुछ और करते हैं रिजल्ट। ठीक है, तब तक इतना करो। देखो, कुछ और नोट पॉइंट करते हैं। कोसी रीमान इक्वेशन, कोसी रीमान इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपान डेल एक्स अपान इक्वल टू, अगर डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बे, आयोटा बी। ठीक है, मतलब डब्ल्यू बराबर आपको क्या दिया है, यू एक्स वाई और प्लस आई आई वी एक्स वाई, कोई एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो सी आर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपान डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपान डेल वाई के, और u का y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब डेल यू अपान डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी अपान डेल एक्स के। मतलब u, इसको लिख सकते हैं यू एक्स, इसको लिख सकते हैं वी वाई, मतलब यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता है, और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है। ठीक है, और अगर पोलर फॉर्म में बात करें सी आर इक्वेशन, वो क्या होता है, अगर जेड इक्वल टू, अगर जेड इक्वल टू आर ई के पावर आई थीटा के रूप का है ना, और और ठीक है, और ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, यू प्लस आयोटा वी है। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या है, यू प्लस आयोटा वी है। ठीक है,
तो पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल वी अपॉन डेल आर बराबर -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। इसी को लिख सकते हैं यू आर बराबर 1/r वी थीटा, इसको लिख सकते हैं वी आर बराबर -1/r यू थीटा। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोट पॉइंट है, इसको रिजल्ट ही कहो। देखो नेक्स्ट रिजल्ट है कि सपोज एफ इज एनालिटिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। सपोज एफ इज एनालिटिक फंक्शन है, आपको कोई फंक्शन दे दिया जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो कि एनालिटिक है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में। ठीक है, आपको कोई डोमेन दे देगा इस टाइप से, मार्क जेट लेस देन 1 या लेस देन आर इक्वल टू 1, है ना, ऐसे आपको डोमेन डी बराबर दे देगा। ठीक है, सपोज इस डोमेन में ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, और उस तब ध्यान देना, अगर एनालिटिक फंक्शन है और जो एफ बराबर है u प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं, ध्यान देना। देखो अगर एफ इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी कोई आपको क्या दे दे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दे, और यह क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ये आपको एनालिटिक फंक्शन कोई दे दे, यदि इसमें ये जो रियल एफ है, इसमें रियल इस फंक्शन का रियल कितना है, रियल पार्ट कितना है, u है, और इमेजिनरी पार्ट है फंक्शन का कितना है, यदि रियल एफ क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब जो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है उसका रियल पार्ट जो है अगर कांस्टेंट है तो पक्का फंक्शन कांस्टेंट होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, और रियल पार्ट अगर कांस्टेंट है तो पक्का फंक्शन कांस्टेंट होगा अपने आप। और आपको दे दे कि फंक्शन कोई एनालिटिक है जिसका इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो पक्का फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा फिर। और अगर उसका मॉडुलस, आपने इसका मॉडुलस निकाला यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो पक्का है कि ये कांस्टेंट फंक्शन ही रहा होगा अगर एनालिटिक है तो। ठीक है, और यदि फंक्शन एनालिटिक है जिसका आर्गुमेंट, अगर आप आर्गुमेंट निकालो अगर कांस्टेंट आए तो पक्का है कि वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही है फिर। ठीक है, तो रियल पार्ट अगर कांस्टेंट हो, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट हो, मॉड या दे दे कांस्टेंट है, कोई एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट या मॉडुलस, ठीक है, या फिर आर्गुमेंट अगर एक कांस्टेंट आपको दे दिया तो फंक्शन पक्का वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, कि अगर आपको फंक्शन एनालिटिक दे दे और इसमें से कोई एक दे दे कि ये क्या है, कांस्टेंट है, तो फंक्शन क्या होगा, पक्का वो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट पे आंसर लगा दे। ओके, तो इन बेस पे जितना मैंने रिजल्ट किया है, इन बेस पे क्वेश्चन करते हैं 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नोट पॉइंट करेंगे और कुछ क्वेश्चन उसके रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो जितना मैंने नोट पॉइंट किया है इसके रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। ओके, देखो देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सेट ए का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 2023 का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 61 है और क्वेश्चन नंबर 62 है। ठीक है, तो इनको ट्राई करते हैं, इनको देखते हैं। तो देखो करा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, 1/z जेड अपॉन मार्क जेड स्क्वायर। स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक दिया है 1/z इक्वल टू जेड अपॉन मार्क जेड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है जेड जेड बार इक्वल टू मार्क जेड का स्क्वायर। ओके, करा विच ऑफ द फॉलोइंग, जो एवो दिया गया है, जो ऊपर दिए गए हैं दो स्टेटमेंट, उसमें कर रहा है कि कौन सा ट्रू होगा, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, करा ऑनली फर्स्ट होगा कि ऑनली सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, कि बोथ जो स्टेटमेंट है दोनों क्या ट्रू होंगे, दोनों क्या करेक्ट होंगे, कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, न तो फर्स्ट न तो सेकेंड ट्रू होगा, मतलब करेक्ट होगा। बताना है कि पहला ट्रू होगा मात्र, कि सेकेंड मात्र होगा, कि दोनों होंगे, कि दोनों नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे बात करना। तो देखो हमने बोला था कि चूंकि जेड इंटू जेड बार ये किसके बराबर होता है, मार्क जेड स्क्वायर के, एक रिजल्ट है ना, ये हमेशा मार्क जेड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो जो नीचे क्या है, मार्क जेड स्क्वायर, अब इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, जेड अपॉन मार्क जेड स्क्वायर इक्वल टू, और जेड उधर जाएगा क्योंकि इंटू 1 लिखा है, मार्क जेड स्क्वायर आएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और जेड बार उधर जाएगा तो 1/जेड बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड जेड बार मार्क जेड स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात तो ठीक है कि जेड जेड बार इक्वल टू क्या होता है, मार्क जेड स्क्वायर होता है, लेकिन 1/जेड मतलब जेड अपान जो मार्क जेड स्क्वायर होगा, जेड अपान मार्क जेड स्क्वायर जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1/जेड बार के, न कि 1/जेड के। एक जेड अपान मार्क जेड स्क्वायर जो है 1/जेड के बराबर होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका मतलब करा ऑनली फर्स्ट, ये गलत बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। करा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी गलत है ना। और करा कि ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड, एक तो है ना, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है।
तो ऑनली सेकेंड ही ट्रू होगा। ओके, इसको करना अच्छे से समझो। क्वेश्चन नंबर क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कह रहा है ये जो आपको कोनिक दिया गया है, इसके जो सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, किस कोनिक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट ऑफ पॉइंट्स जो इससे सेट ऑफ पॉइंट आएगा वो किस कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये मुझे बताना है। तो देखो ना, एक्चुअली क्या क्या दिया है, एक्चुअली क्या दिया है, मार्ट जेड माइनस एक्चुअली जेड वन लिखा है ना, प्लस मार्ट जेड। अब इसको अगर अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख देना, मार्ट जेड माइनस जेड टू, है ना, मार्ट जेड माइनस जेड टू। यहाँ पे माइनस जेड टू होता है ना, बराबर क्या होता है के, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू कितना है, के की वैल्यू है 6, के की वैल्यू है 6, और जेड वन की वैल्यू कितना है, जेड माइनस जेड वन, जेड वन की वैल्यू 2 है, और जेड टू की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मार्ट जेड प्लस 2 लिखा गया है, तो इसको लिख देना जेड माइनस माइनस 2, है ना, इस टाइप से जेड माइनस जेड टू, यहाँ जेड टू होना चाहिए माइनस के साथ, तो माइनस यहाँ जेड टू, तो जेड टू की वैल्यू कितना है, माइनस 2। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो माइनस में ले लेना इसको, अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो ये प्लस में लेना। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका, सॉरी, देखो जेड वन बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, जेड टू बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया, और के बराबर कितना आ गया, 6 हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे जेड वन माइनस जेड टू अगर निकालोगे, जेड वन माइनस जेड टू, तो कितना आएगा, जेड वन है 2 माइनस जेड टू कितना है, माइनस 2, तो कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, मार्ट 4, ये बाहर निकलेगा तो ऑलवेज प्लस में आता है, तो 4 आएगा। ठीक है, अब के बराबर कितना है, 6 है, इसका मतलब जेड वन माइनस जेड टू का जो मॉडुलस है वो क्या है, छोटा है, किससे, के से, मतलब के जो है बड़ा है और जेड माइनस जेड टू ये क्या है, छोटा है। तो जब के बड़ा हो, है ना, जब भी आपको ऐसा दे क्या, जेड माइनस जेड वन माड में प्लस माड में जेड माइनस जेड टू बराबर के, और के क्या हो, के क्या हो, के अगर बड़ा हो किससे, जेड वन माइनस जेड टू के डिफरेंस से, मॉडुलस से, तो पक्का है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कोनिक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैंने नोट पॉइंट में लिखा था, है ना, उसको अच्छे से लिख लेना। तो के ग्रेटर देन जेड वन माइनस जेड टू होगा, तो पक्का है कि इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या होगा, इलिप्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है और क्वेश्चन नंबर 64 है, 2023 के ही क्वेश्चन है। करा द सीरीज, आपको एक पावर सीरीज दी हुई है, इस पावर सीरीज का करा है, पावर सीरीज जो है कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फार, किसके लिए ना, किसके लिए ये क्या होगा, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली होगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो देखो हियर, एक काम करो, इधर क्या लिखा हुआ है, चूंकि आपको दिया है, क्या दिया है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, मतलब n ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ओके, 2 के पावर माइनस n और z के पावर के n दिया है, इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, z के पावर के पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, उसको। अब क्या करो, z के पावर k को कुछ मान लो, मान लेते हैं लेट z के पावर k को कुछ देरी के लिए z मान लेते हैं, माइंड में z मान लो। ठीक है, माइंड में z मान लो, तो एक्चुअली क्या हो गया, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 के पावर माइनस n और ये z की पावर n। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने के लिए z की पावर k को माइंड में z मान लो। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे an क्या है, यहाँ पे an क्या बन गया, 2 के पावर माइनस n, है ना, मेरा o बन गया ना, ये वाला पावर सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे an z की पावर n, इस टाइप से बन गया, है ना, ये वाला an टर्म होता है। ठीक है, ये पावर सीरीज बन जाए अगर, तो अगर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r मिल जाए, तो किसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, मार्ट z लेस देन r के अंदर। अब मार्ट z क्या है, ए वाला। ठीक है, ए वाला। ओके, तो करते आगे। तो हियर जो an है वो कितना है, an क्या है, 2 के पावर माइनस n है। ओके, अब देखोगे जब an जो है वो पावर टाइप का है, तो जब पावर टाइप का हो तो कौन सा लगाते हो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए फार्मूला, लिमिट m टेंड टू इन्फिनिटी an के पावर 1 अपॉन n, ये वाला लगाया करो, बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो करते हैं। तो an की पावर 1 बाई n निकालो,
तो यहाँ निकालोगे ए एन के पावर, देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला 1/r बराबर क्या होगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन के पावर 1/n। ठीक है, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन कितना है, 2 के पावर माइनस एन के पावर 1/n। अब क्या होगा, पावर से पावर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपका एन से एन कट जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 के पावर -1। और यह क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, वही होती है कांस्टेंट, तो कितना आएगा, 2 के पावर -1, और -1 नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 1/r बराबर आ गया, 1/r बराबर आ गया 1/2 के। तो r बराबर कितना होगा, तो r बराबर होगा 2। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हटा देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड जेड, ये जो मेरा ये मेरा जो पावर सीरीज बनी हुई है, कौन सा, ए वाली, है ना, ए, तो मॉड जेड लेस देन आर के अंदर क्या होगा, मॉड जेड लेस देन आर के अंदर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। और मॉड जेड लेस देन आर, आर कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, और जेड, जेड को क्या माना था, जेड, जेड पावर के को माना था ना जेड, तो जेड के स्थान पे जेड पावर के रख देना, तो रख दो, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा, जेड के स्थान पे क्या माना था, जेड के पावर के स्थान पे जेड माना था, यहाँ रख दो, तो जेड के पावर के मॉड लेस देन 2 होगा, है ना। अब यहाँ से एक्चुअली मॉड जेड के पावर के भी लिख सकते हो, ए लेस देन 2, है ना। अब के हटाओगे तो क्या होगा, के हटाओगे तो उधर जाएगा, अगर के तो इसको लिख सकते हो मॉड जेड लेस देन 2 के पावर 1/k। ठीक है, तो मॉड जेड अगर के को हटाओगे तो उधर जाएगा, इधर क्या लिखा है, 1 लिखा है, जाएगा तो 1/k हो जाएगा। ठीक है, या फिर, ठीक है, तो इसका मतलब मॉड जेड लेस देन 2 के पावर 1/k, इसके अंदर अंदर ये जो पावर सीरीज है ए वाला क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और ये जो था, ये वाला जो था मॉड जेड लेस देन 2, ये इसके अंदर अंदर, इसके अंदर 2 के पावर -1 जेड के पावर या, इस पावर सीरीज के अंदर, है ना, मतलब इसके अंदर ये जो पावर सीरीज है कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और ये जो पावर सीरीज है इसके अंदर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालना, तो जब भी जेड के पावर ऐसे इस टाइप से हो, ठीक है, तो इसको लिख दिया करो, जेड के पावर के पावर एन, अब इसको कुछ मान लिया करो, माइंड में जेड ही मान के चला करो। ठीक है, या कुछ और मान लो जो आपकी मर्जी का है, तो जेड पावर के को जेड मान लो, तो जेड के पावर एन बन जाएगा, और इधर 2 के पावर -n है, ए बन गया, तो मेरा पिछला वाला, ठीक है, तो मेरा पावर सीरीज बन जाएगा बड़े अच्छे से, तो इसको ए एन टर्म ले लेना, और बाद में, ठीक है, बाद में मॉड जेड लेस देन आर आएगा, और इस जेड को फिर पुट कर देना, जेड की पावर के, ठीक है, जेड की पावर के, अब के को हटा देना तो उधर जाएगा तो 1/k, सिंपली। ठीक है, मतलब मॉड जेड लेस देन आर की पावर 1/k, ये हो जाएगा। तो आपको अगर बात करें इसका शॉर्ट कर अगर बताएं, इसको देखो ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे, कि जब भी यहाँ पे ए एन दे और जेड के पावर यहाँ के एन दे, ठीक है, यहाँ के स्थान पे कुछ भी हो, तो आप सिंपली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला करो, आर, आर निकाल लिया। अब आर निकालने के बाद क्या करोगे, अब आपसे पूछे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर निकाल लिया, अगर आपसे पूछे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस बताओ किसके अंदर होगा, मतलब इस टाइप से अगर पूछे, तो पक्का है कि मॉड जेड लेस देन रेडियस कन्वर्जेंस जो आपने आर निकाला है, ये जो भी यहाँ रहा करे, ठीक है, वहां लगा दिया, पक्का है कि इसी के अंदर क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ पे क्या था, के था, तो 1/k, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया था, 2 आया था, है ना, तो पक्का है कि 2 के पावर 1/k, 2 के पावर 1/k, वही क्या हो जाएगा, उसी के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये मेरा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। देखो क्या कर रहा है, समय से यानी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, आपको ये क्या दिया गया है, एक, ठीक है, ये आपको पावर सीरीज दिया गया है। ठीक है, इस पावर सीरीज का आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको लिखो अच्छे से, पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, बढ़िया। देखो इसको करते हैं अच्छे से, तो देखो यहाँ पे क्या है, समेशन क्या लिखा है, समय से यानी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी,
ए एन है, ए एन टर्म है, ए क्या है, जेड की पावर के एन है ना। अब के के स्थान पे कितना है, 3 है, जेड के स्थान पे कितना है, 3 है, सॉरी के स्थान पे 3 है। ओके, इसका मतलब जो आंसर आएगा, मतलब जो रीजन आएगा जिसके अंदर क्या होगा, पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा, वो क्या आएगा, मॉड जेड लेस देन आर के पावर 1/k, यही आंसर आता है ना। इसके अंदर अंदर क्या होता है, पावर सीरीज मेरा कन्वर्जेंट होता है। तो अब के के स्थान, के के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो मॉड जेड लेस देन आर की पावर 1/3, इसके अंदर अंदर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकाल लेते हैं और यहाँ पे रख लेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालते हैं, तो कुछ मत करो, इसको हटाओ, सिंपली ए एन ले लिया करो। ए एन कितना है, 1/3 प्लस आयोटा, पावर कितना, ए एन ले लिया। अब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालो, तो क्या कहोगे, लिमिट एन 1/r बराबर क्या होता है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, क्या होता है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी मॉड मॉड ए एन की पावर 1/n, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1/r बराबर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी कितना है, 1/3 प्लस आयोटा। ठीक है, देखो 1/3 प्लस आयोटा का पावर एन और मॉडुलस। ठीक है, इसकी पावर कितना, 1/n। अब पावर का पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा, कितना बचेगा, तो ये आएगा फाइनली एन से एन कट जाएगा, तो आएगा 1/r बराबर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी मॉडुलस 1/3 प्लस आयोटा, ये आएगा। ठीक है, इसको मॉड अगर लगाओगे दोनों पे तो क्या होगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, अच्छा एक कांस्टेंट होगा ना, एक कांस्टेंट होगा, है ना। अब कांस्टेंट की लिमिट क्या आती है, कांस्टेंट ही आती है, इसकी लिमिट कितना आएगी, इसका लिमिट आएगा सिंपल मॉड में 1/3 प्लस आयोटा, ये आएगी। अब इसका मॉड निकाल लो, ऊपर मॉड 1 लगा दो, नीचे भी मॉड लगा दो 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो मॉड 1 बराबर कितना आता है, 1 आएगा, क्योंकि मॉड से हटेगा पॉजिटिव आएगा, कांस्टेंट है। अब इसका अगर मॉड निकालोगे तो x प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या होता है, x प्लस आई वाई है जेड बराबर, इसका अगर मॉडुलस निकालना होता है मॉड जेड, तो रूट में x² प्लस y² होता है ना, रूट में x² प्लस y²। तो 3 प्लस आयोटा का अगर मॉडुलस निकालोगे 3 3 का 9, और आई का गुणांक कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/√10, तो 1/r बराबर कितना आ गया, √10। तो r बराबर कितना आएगा, तो r बराबर, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, तो r बराबर कितना आएगा, √10। ठीक है, तो यहाँ उठा के रख दो, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मॉड जेड लेस देन क्या था, r के स्थान पे क्या रखोगे, √10, यहाँ √10 रख दो, √10 के पावर कितना, 1/3, है ना। अब रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो मॉड जेड लेस देन √10, 10 का मतलब, रूट का मतलब 1/2, 10 पावर 1/2, अब कुल के पावर कितना है, 1/3। और जब इसका पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो 10 की पावर 1/6। ठीक है, इसका मतलब मॉड जेड लेस देन 10 की पावर 1/6 के अंदर अंदर जो मेरा पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा। तो ये क्या है, यही आर है, यही रेट मॉड जेड लेस देन आर होता है, ये जो आर है ये इसका आर है, इसका इसका, इस पूरे का रेडियस ऑफ कन्वर्जन कितना है, 10 के पावर 1/6 है, इसके अंदर अंदर ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो ऐसे यूज कर सकते हो, सिंपली क्या करना है आपको, जब भी ऐसा दे, कैसा, मैंने बोला ना आपसे कि समेशन, यहाँ कोई ए एन टर्म दे दे, यहाँ जेड की पावर के एन दे दे, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो अब क्या करना, सिंपली इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकाल देना, है ना। अगर पावर के रूम में तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना जल्दी से, है ना, या फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेना जब पावर के रूम में ना हो, तो सिंपली अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अब मॉडुलस लगाना भूलिएगा नहीं, मॉडुलस भी है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जन जो भी आए आर इक्वल टू, ठीक है, तो मॉड जेड लेस देन आर के अंदर अंदर ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ के है तो यहाँ के रख दीजिएगा 1/k, सिंपली इसके अंदर अंदर ये वाला क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब ये जो पावर सीरीज है इसके अंदर कन्वर्जेंट हो जाएगा, सिंपली आर निकाल लीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन और करते हैं इस लेक्चर में, 65 एंड 67। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन अगर करें तो अच्छा 67 पहले क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान है,
हेडमार्ड फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रो ऑफ द पावर सीरीज दिस इज गिवन बाय। करा हेडमार्ड फार्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था, है ना। करा अच्छा पढ़ लेते हैं इसको। क्या करा है, 1/रो बराबर लिमिट सुप्रीमम n टेन टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है n टेन टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मॉड an की पावर 1/n। 1/रो बराबर लिमिट इन्फिमम, इसको इन्फिमम पढ़ते हैं, n टेन टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1/n। 1/रो बराबर लिमिट सुप्रीमम n टेन टू इन्फिनिटी मॉड an। इसका मतलब है 1/रो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1/n। ठीक है, तो करा इसमें कौन सा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने पढ़ा था ना, 1 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r बराबर क्या होता है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मॉड an की पावर 1/n। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए ए वाला यूज करते हैं, कॉची-हेडमार्ड फार्मूला। तो इसी को ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी या सुप्रीमम या मॉड an की पावर 1/n। अब इसको ऐसे भी लिख दें, नीचे n मात्र लिख दें, तब पर भी n टेन टू इन्फिनिटी समझा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज n टेन टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1/n। ये क्या होता है, 1/r। ठीक है, यही होता है कॉची-हेडमार्ड फार्मूला। तो करा कि इन्फिमम होना चाहिए, गलत बात है। करा कि लिमिट सुप्रीमम मॉड an, यहाँ पावर 1/n होता है, ठीक है, बट यहाँ नहीं लगा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब करा लिमिट मात्र n टेन टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1/n। ठीक है, सुप्रीमम होना चाहिए ना, यहाँ पे, यहाँ सुप्रीमम लगा रहता है। ठीक है, सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम लेते हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, फिर यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65 करें अगर, तो कैसे करेंगे, देखो इसको हटा देते हैं। देखो कह रहा है कि जीरोज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड। कैसे जीरोज निकालते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अगर जीरोज निकालना है तो क्या करोगे आप, सपोज एफ जेड कोई आपको फंक्शन दिया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, तो आपको अगर इसका जीरोज निकालना है तो सिंपली क्या कर दोगे, एफ जेड बराबर जीरो कर लेना, एफ जेड बराबर जीरो कर लेना, और जेड की जो वैल्यू आएगी एफ जेड बराबर जीरो करने पे वही जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक जेड का जीरोज निकालना है, मतलब कौन से जेड, वो कौन सा जेड की वैल्यू है जिस पे ये साइन हाइपरबोलिक जेड जीरो आएगा, ऐसा मुझे निकालना है। तो देखो, क्योंकि एफ जेड गिवन दैट एफ जेड बराबर कितना, साइन हाइपरबोलिक जेड। अब कंसीडर कर लो कि एफ जेड अपने से जीरो के बराबर है ना, मतलब साइन हाइपरबोलिक जेड को क्या कर लो, जीरो के बराबर कर लो। अब जेड की वैल्यू निकाल दो, वही जीरोज कराएंगे। तो देखो साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर होता है ई के पावर जेड प्लस ई के पावर देखो साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर होता है क्या, ई की पावर जेड माइनस ई के पावर माइनस जेड अपान 2। अब किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया ये दो उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ई के पावर जेड माइनस ई के पावर माइनस जेड बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो ई की पावर जेड बराबर प्लस ई की पावर माइनस जेड। अच्छा, यहाँ गुणा 1 में लिखा है ना, गुणित 1 लिखा है। अब ये चीज इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर जेड अपान ई के पावर माइनस जेड बराबर कितना आएगा, 1। अब ये माइनस जेड ऊपर जाएगा तो ई की पावर जेड इंटू ई की पावर प्लस जेड बराबर 1 आ जाएगा। और चूंकि बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या कहोगे, ई की पावर 2z बराबर कितना, 1, है ना। अच्छा, ये क्या है, ई की पावर 2z। अब देखो 1 अगर बात करें तो ई की पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अगर थीटा के स्थान पे क्या रख दें, 2n पाई, जहां n के स्थान पे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, तो ये आएगा cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। और साइन n के स्थान पे 1 रखोगे तो साइन 2 पाई, 2 रखोगे साइन 4 पाई, 3 रखोगे साइन 6 पाई। ये सारी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सबकी साइन की वैल्यू जीरो होती है सब पे, है ना। अब अगर n के स्थान पे 1 रखोगे साइन 2 पाई, 2 रखोगे 4 पाई, और 3 रखोगे तो 6 पाई, तो सारे क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। देखो 2 पाई और 4 पाई 6 पाई, इन सबकी कास की जो वैल्यू होती है ना, वो कितना होती है, 1 होती है। सबकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कितना देगा, 1 देगा, n कुछ भी रखो हमेशा 1 देगा।
तो इसका मतलब e की पावर 2n पाई i, इस सब की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि e की पावर 2n पाई i, इसकी वैल्यू कितना होगी, ऑलवेज 1 होगी। तो 1 को लिख सकते हैं e की पावर 2n पाई i। अब देखो दोनों तरफ का कंपेयर करोगे तो 2z बराबर कितना आ जाएगा, 2n पाई i आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो z बराबर कितना आ गया, n पाई आयोटा। ठीक है, तो ये z इक्वल टू आ गया n पाई आयोटा। इन सभी z की वैल्यू पे पक्का है कि साइन हाइपरबोलिक z क्या होगा, 0 होगा। मतलब यही मेरा जीरोज हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल जीरोज यही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा और सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को करो अच्छे से, और जो क्वेश्चन बचे हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो में यहीं तक करो अच्छे से। ठीक है, इनको अच्छे से समझो, इनको एक बार अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, और ओके, थैंक यू।